नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका स्वागत है और मेरा नाम रुपेश कुमार है। मैं यहाँ पर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में जो आते हैं पेपर 2 उसकी तैयारी कराने आया हूँ। उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग आते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो कोजेंट आईएएस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर आपको डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगे। कोजेंट आईएएस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद है। ठीक, जाएंगे आप सर्च करेंगे कोजेंट आईएएस, एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए और फिर उसमें रजिस्ट्रेशन करिए, फिर लॉगिन करेंगे आपको वहां पर पूरा डिटेल्ड क्लासेस मिलेगा। फिलहाल अभी जो लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनके पास उतना टाइमिंग नहीं है कि आप पूरा डिटेल्ड क्लासेस देख पाए, तो आप हमारा प्रीवियस ईयर डिस्कशन देख करके जाएंगे, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक, कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि आपको इतना ईजी और अंडरस्टैंडेबल तरीके से मैं पढ़ा दूंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा कि आप अगर सिर्फ यही देख करके जाएंगे तो काफी सारे चैप्टर्स के आपको थ्योरी बहुत ज्यादा हद तक क्लियर होता हुआ नजर आएगा। और आपको वहां पर जब पेपर दे करके आएंगे आप, तो देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक, और इसके बाद हम लोग 2023 का देखेंगे, फिर 22 का, फिर 21 का। इस तरह से हम लोग पिछले 10 सालों का पूरा क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2024 का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सेट ए है, सेट ए है और हूबहू इसी तरीके से। तो सेट ए में आप देखेंगे सबसे पहले पैसेज था, पैसेज के बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। यानी मतलब हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब को ये बोला है कि कितने कट्स हम उस क्यूब में लगाएंगे ताकि हमारे पास 64 सेम साइज के 64 आइडेंटिकल क्यूब्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई क्यूब होता तो हम आपको 3D में इसको एज्यूम करा देते, अभी फिलहाल नहीं है। हम लोग यहाँ फिगर बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एक क्यूब बना लिया, एक क्यूब बना लेंगे, ये एक क्यूब ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक, अब इसमें हम लोग कट्स लगाते जाएंगे। तो एक आप इसको सबसे पहले 3D में एज्यूम करिए। देखिए, एक ऐसे क्यूब है, ईट, एक ब्रिक लीजिए, ब्रिक, उसको एज्यूम करिए। ब्रिक को हम सबसे पहले ऊपर से 3 कट लगाते हैं, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी जैसे हमने ये लगाया, पहला कट, पहला कट, ऊपर से काट रहे हैं तो ये पूरा नीचे तक आएगा, पहला कट हो गया, ये दूसरा कट हो गया, ये हमारा तीसरा कट हो गया। जब 3 कट में आप लगाएंगे, 3 कट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 4 टुकड़ों में डिवाइड हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, 3 कट लगाने से हमारा 4 टुकड़ा में डिवाइड हुआ। अब 3 कट हम और लगाएंगे दूसरी तरफ से, जैसे हमने पहले ऊपर से लगाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ से ऐसे लगाया था, अब हम लोग ऐसे लगाएंगे, ऐसे 3 कट लगाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा पहला कट, ये हो गया दूसरा कट, ये हो गया तीसरा कट। जब इस तरीके से 3 कट्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये टोटल 16 पार्ट्स में अब डिवाइड हो चुका है। ऊपर देखिए, गिनिए इसको, 1 2 3 4, फिर इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, 4 चौको 16। ठीक, यानी ये 4 के मल्टीपल में बढ़ रहा है जैसे हम 3 कट्स लगा रहे हैं। तो हमारा कट्स अब तक हो चुका है 6 और टुकड़े हो चुके हैं 16। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अभी पहले इधर से काटा था हमने, फिर इधर से काटा था, अब एक साइड से काटिए, साइड से 3 पार्ट में काटेंगे तो फिर साइड से भी वो 4 टुकड़े में डिवाइड होगा और टोटल जो कट्स बन जाएंगे हमारे पास, वो देखिए इधर, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब देखिए हर एक तरफ से 4 4 4 के कट्स टुकड़े मिल रहे हैं हमें। तो टुकड़ा हमारे पास हो गया 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, चौको 64, 64 टुकड़े ही चाहिए थे। 64 टुकड़े लगाने के लिए हमारे पास, बनाने के लिए हमने कितना कट्स लगाए इसमें, 3 + 3 + 3, यानी 3 3 6, 3 9 कट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास 9 कट्स, यानी टोटल हम 9 कट्स लगाएंगे तो हमारे पास टोटल 64 आइडेंटिकल क्यूब्स हमें मिल जाएंगे। आंसर है इसका 9। अब आइए बी ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। कहने का मतलब स्टार के जगह पे क्या लेना है आपको, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। अब पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। सबसे छोटा नॉन नेगेटिव वैल्यू बताइए इस एक्सप्रेशन में जो पॉसिबल है। ठीक है, और एक और चीज बोला है इसमें, ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स। कह रहे हैं जो आप प्लस माइनस और मल्टीप्लाई लेंगे स्टार की जगह पे, वो मैक्सिमम आप 2 ही बार यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब प्लस माइनस और मल्टीप्लाई 3 ऑपरेटर्स हमारे पास, तीनों ऑपरेटर्स में से हम मैक्सिमम किसी एक को 2 ही बार यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास नंबर है 5,
3 3 नहीं 4 है, 5 4 3 2 और 1। एक बात बताइए, जब हम घटाएंगे तभी तो उसमें छोटा वैल्यू पाएंगे, तो सबसे पहले हम माइनस लगाते थे दो बार हमने माइनस यूज कर लिया, क्योंकि ये बोला है कि एक सिंबल को आप मैक्सिमम 2 ही बार यूज कर सकते हैं, 2 बार हमने माइनस को ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है। तो अब हमारे पास बचा है माइनस, माइनस तो 2 बार कर लिया, मल्टीप्लाई और प्लस। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 बन जाता है, और अगर यहाँ प्लस करके देखते हैं तो ये 5 होता है, 5 मिनिमम है तो हम लोग प्लस वाला लेंगे, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे। ठीक, इसको मल्टीप्लाई को इरेज कर देता हूँ, ये हमारे पास प्लस है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 बन रहा है, अगर प्लस यहाँ पर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये वाला नहीं लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे यहाँ पे। तो ये बन गया 2 हमारे पास, ये बन गया, और -4 और -3, माइनस का 5, -4 और -3, माइनस का 7, और यहाँ बीच में प्लस है और इधर 5 है। तो ये देखिए 5 प्लस प्लस वाले दोनों को इकट्ठा कर दीजिए, 5 + 2 7 और -7, तो 7 - 7 आंसर 0 है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है, 0। डी ऑप्शन में 0 दे रखा है, यही आंसर है। ठीक, क्योंकि हमें बोला था कि एक सिंबल को आप मैक्सिमम 2 ही बार यूज कर सकते हैं, हमने 2 बार यूज करा है, 2 बार माइनस को यूज किया, फिर एक बार मल्टीप्लाई को, एक बार प्लस को, तो वहीं से हमारा मिनिमम वैल्यू, और सबसे मिनिमम नॉन नेगेटिव पूछा था, ऐसा भी नहीं कि 0 से नीचे चले जाना है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव सबसे, जो नॉन नेगेटिव होता है नंबर वो 0 होता है। अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन ये है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। यानी मतलब एक निश्चित संख्यक व्यक्ति एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब कुछ आदमी मिल करके, आदमी का कितना नंबर है ये हमें नहीं पता है, कुछ आदमी मिल करके 6 के डेज में किसी काम को फिनिश करता है। ठीक है, अब बोला है व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 के डेज। कितना परसेंट से हम आदमी के संख्या को बढ़ाएंगे ताकि हमारा काम जो है 5 के डेज में कंप्लीट हो जाए, 5 के डेज में कंप्लीट हो जाए। तो एक बात बताइए, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, और जो टाइम एंड वर्क होता है उसमें जो टोटल वर्क होता है दोस्तों, टोटल वर्क, ये कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ब्लैक। टोटल वर्क जो होता है वो होता है मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज। ठीक है, और टोटल वर्क इस पूरे सवाल में सेम है, टोटल वर्क क्या है, पूरा सवाल में सेम है। ठीक, सिर्फ हमें आदमी को घटाना बढ़ाना है, आदमी का संख्या पूछा है कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे ताकि ये वर्क हमारा 5 के डेज में कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो मेन हमारा क्या है, इसको हमें इंक्रीज घटाना या बढ़ाना है। एक बात बताइए, जब टोटल वर्क हमारा फिक्स है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जिस रेशियो से इसको हम बढ़ाएंगे उस रेशियो में ये घटेगा, ये तो फिक्स है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, टोटल वर्क फिक्स है। ठीक है, और ये दे रखा है कि मेन का हमें नहीं पता, मेन एक्स है। ठीक, और डेज जो है यहाँ पे पहले 6 के डेज है। ठीक, अब बोल रहा है कितना परसेंट से बढ़ाएंगे ताकि हमारा 5 के डेज में कंप्लीट हो जाए वर्क, यानी यहाँ हमें आदमी का संख्या नहीं मालूम है, कितना परसेंट से बढ़ाएंगे। एक बात बताइए, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट, परसेंट पूछा है, हम लोग 100 तो यूज कर सकते हैं, 100 डाल के देख लेते हैं। एक बात देखिए, मैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, यहाँ 100 डालेंगे और 6 डालेंगे, ये आ गया 600, और इधर भी 600 आना चाहिए, 5 हमारे पास पहले से है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 120 ही तो करेंगे, यानी 20% इंक्रीज, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 20% इंक्रीज। ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए, ये दोनों रेशियो है। ठीक है, रेशियो हमें किस रेशियो में बढ़ाना है, 5 से यहाँ पे 6 पे आना है ना, इसको ये मल्टीप्लाई करके 6 के x होना चाहिए। तो इसके जगह पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर हम 5 से 6 पे आना है, 6 के x पे आना है, तो 1 का बढ़ोतरी हुआ कितने पे, 5 पे। ठीक है, कितना पे, 5 पे, तो भाई 1 का इंक्रीमेंट हुआ कितना पे, 5 पे, मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो यहाँ से भी कितना आ गया आपको परसेंटेज, 20%। आपको नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू में मल्टीप्लाई करके मैंने बता दिया 20% कैसे आया था। ठीक है, 100 से हम लोग 120 चले गए तो हमारे पास 600 आ गया था। ठीक, तो कहने का मतलब 20% इसका आंसर है, 20%, यानी मेन के संख्या में हम 20% इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो काम है वो 5 के डेज में फिनिश हो जाएगा। ये सी ऑप्शन आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, X, Y and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively। कहने का मतलब 3 लोग हैं X, Y और Z, किसी काम को इंडिविजुअली यानी अकेले अकेले अगर करता है तो X जो है वो 6 घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक, लिख लेता हूं मैं, X जो है वो 6 घंटे में कंप्लीट करता है, Y जो है वो 8 घंटे में कंप्लीट करता है, और Z भी 8 घंटे में कंप्लीट करता है, 8 and 8 रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है
However, only one person at a time can work in each hour. जबकि हर घंटे केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, हर घंटे केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, दूसरा तब तक रेस्ट करेगा, दूसरा और तीसरा, जब तक एक व्यक्ति काम करेगा। यानी कि पहला घंटा में अगर कोई वर्क करेगा तो अगर मान के पहला घंटा में एक्स कर रहा है तो वाई और जेड उस समय बैठेंगे, कोई एक ही व्यक्ति एक घंटा में काम कर सकता है। ठीक है, यहां पर देखिए और भी लिखा हुआ है, ऑल आर एंगेज्ड टू फिनिश द वर्क, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। अब कह रहा है हमें टाइम मिनिमाइज करना है, टाइम क्या करना है, मिनिमाइज करना, मतलब इस हिसाब से लोगों को वर्क पे लगाना है ताकि सबसे कम टाइम में हमारा काम फिनिश हो जाए, सबसे कम टाइम में। तो सबसे पहले देखिए, जब इस तरह से दिया होता है कि x किसी काम को 6 घंटे में करता है, y किसी काम को 8 घंटे में, z किसी काम को 8 घंटे में, तो हम लोग टोटल वर्क सबसे पहले निकाल लेते हैं। और टोटल वर्क निकालने का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल लेते हैं। जब एलसीएम इनका लेंगे तो आ जाएगा 24। अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा 24 मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, तो भैया एलसीएम निकालने का एक सबसे जो शॉर्टकट मेथड होता है ये होता है कि इसमें जो लार्जेस्ट संख्या है उसको आप मल्टीप्लाई करें, उसका मल्टीपल्स लिखें। जैसे एक 8 है, इसका मल्टीपल 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, अब जो बाकी के सभी संख्या से इन सब में भाग दीजिए। ठीक, जैसे 8 है, 8 में 6 से भाग नहीं लगेगा, 16 में 6 से नहीं लगेगा, 8 से लग जाएगा, 24 ऐसा संख्या है जिसमें 6 से भी 8 से भी लग जाएगा, तो यानी 24 हमारा एलसीएम होता है। तो ये एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड है एलसीएम निकालने का। एलसीएम आ गया हमारे पास 24। अब एलसीएम आ गया 24, यानी टोटल वर्क हमारे पास 24 आ गया भाई साहब। अब टोटल वर्क अगर 24 आ गया, ठीक, और एक्स जो है टोटल वर्क को 6 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। ठीक, यानी प्रत्येक घंटा 4 यूनिट काम करता होगा ये पर आवर, ये 4 घंटे। अरे टोटल वर्क मान लीजिए कि ये कोई काम है, जैसे मान लेते हैं टाइल्स लगाना है, 24 टाइल्स टोटल लगाना है, टोटल 24 टाइल्स लगाना है, 24 टाइल्स लगाना है टोटल। और एक्स जो है 6 घंटे में 24 टाइल्स लगा देता है। एक्स जो है पूरा टाइल्स 6 घंटे में लगा देता है। एक घंटे में कितना लगाता होगा, 24 को डिवाइड कर दीजिए से 4, यानी एक घंटे में ये 4 टाइल्स लगाता होगा भाई साहब। और ये जो है वह ये 3 घंटे में, और ये भी 3 घंटे में, तभी तो पूरा 24 लगा देगा। 3 घंटे 8 घंटे में पूरा लगा देगा, है ना। तो कहने का मतलब ये जो होता है ना एफिशिएंसी पर आवर वर्क जो होता है, ये एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी हमने यहाँ से निकाल लिया कि भाई एक्स जो है पर आवर 4 टाइल्स लगाएगा, वाई जो है पर आवर 3 टाइल्स लगाएगा, और जेड भी पर आवर 3 टाइल्स लगाएगा। और हमें मिनिमम टाइम चाहिए। तो एक बात बताइए, जो प्रति घंटा सबसे ज्यादा काम करेगा, प्रति घंटा जो सबसे ज्यादा काम करेगा उसी को सबसे पहले लगाएंगे, तभी तो जल्दी हमारा काम फिनिश होगा, है। तो कहने का मतलब ये है इसमें सबसे ज्यादा काम कौन करता है प्रति घंटा, एक्स, तो इसको सबसे ज्यादा बार लगाएंगे। शर्त यह है कि किसी को भी हम कंजुगेटिव नहीं लगा सकते, मतलब लगातार किसी एक व्यक्ति को नहीं काम करवा सकते हैं। एक घंटा एक करेगा, दूसरा वाला दूसरा घंटा दूसरा करेगा। ठीक है, तो मान के चलिए पहला घंटा में हमने लगा दिया, फर्स्ट आवर में एक्स को लगा दिया, क्योंकि मिनिमम टाइम में काम कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट आवर में ये 4 टाइल्स लगा देगा, फर्स्ट आवर में ये 4 टाइल्स लगा देगा। उसके बाद चूंकि लगातार ये एक्स काम नहीं कर सकता है, अगला घंटा हमें वाई या जेड में से किसी को लगाना पड़ेगा। वाई और जेड में से किसी को लगा दिए, दोनों का एफिशिएंसी सेम है 3, यानी 3 टाइल्स लगाएगा अगला घंटा। उसके अगला घंटा हम फिर से एक्स को लगाएंगे, लगातार थोड़ी हो रहा है, वाई जेड आ गया ना बीच में, अब हम एक्स को फिर लगा सकते हैं, तो एक्स को फिर लगा देंगे। एक्स फिर हमारा 4 टाइल्स लगा देगा भाई साहब एक घंटा में। अब फिर वाई जेड में से किसी एक को लगा देंगे, और ये फिर से 3 लगा देगा। फिर एक्स को लगाएंगे, फिर से ये 4 लगा देगा। फिर से किसी को लगा देंगे, 3 लगा देगा। और काम हमें टोटल 24 टाइल्स लगाना है। कितने लग गए भाई साहब, 4 3 7 4 11 3 14 4 18 3 21 टाइल्स लग गए। 21 टाइल्स लग गए, और कितने घंटे हो गए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा। 6 घंटा में हमने 21 टाइल्स लगा लिया। हमारे पास अब बचे कितने टाइल्स, 24 थे टोटल, 21 हमने लगा दिए, 3 टाइल्स बचे हैं। अब 3 टाइल्स अगर बचे हैं तो 3 टाइल्स, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि वाई और जेड में से किसी को लगा देते हैं, लेकिन वाई और जेड को जब लगाएंगे तो पूरा पूरा 1 घंटा ले लेगा, तो 7 घंटे हो जाएंगे। हमें मिनिमम टाइम करना है, टाइम मिनिमम करना है, तो जो सबसे ज्यादा लगाता है 1 घंटे में उसी को लगाएंगे, यानी एक्स को फिर से लगाएंगे। अब एक्स जो है 1 घंटा में 4 टाइल्स लगाता है, तो आप बताइए उसको 3 टाइल्स लगाने में कितना टाइम लगेगा। अरे भैया 60 मिनट में अगर 4 टाइल्स लगाता है, इसका मतलब प्रति एक टाइल्स लगाने में 15 मिनट लगा होगा, 15 चौको 60, यानी 15 मिनट में 1 टाइल्स लगाएगा। हर 15 मिनट में ये 1 टाइल्स लगाएगा, 1 टाइल्स, यानी 1 टाइल्स लगाने में 15 मिनट, तो 3 टाइल्स लगाने में कितना, 45 मिनट। तो 6 घंटा इधर है, और अगला बार हम एक्स को यहाँ ले लेते हैं, तो 45 मिनट में ये
3 टाइल्स लगा देगा तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो गया 6 घंटा 45 मिनट में टोटल 24 का 24 टाइल्स लग जाएगा। तो इसका आंसर है 6 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन सी में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है गुणनफल 1 का स्क्वायर 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8। देखिए हर एक नंबर पर पावर डबल हो रहा है। 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, इसी तरह से चलता गया और 25 की पावर सब पे डबल हो रहा है 50। पूछा क्या है क्वेश्चन, पूर्णांक में अंत में कितने क्रमागत शून्य हैं, मतलब इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो जाएंगे, यही क्वेश्चन पूछा है। तो भैया एक बात बताइए, जीरो बनाने के लिए क्या होता है, कितने 10 मल्टीप्लाई करे जाएं। देखिए 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ गया 2 जीरो। फिर से अगर हम 10 गुणा 10 3 बार 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आएगा। कहने का मतलब जितना 10 हम मल्टीप्लाई करते हैं उतना जीरो आता है हमारे पास, जितना 10 मल्टीप्लाई करते हैं। और 10 कहां से लाएंगे, 10 बनता है 2 और 5 मिला के, 10 जो है 2 और 5 मिला के बनता है। तो हम इसमें 2 और 5 का पेयर ढूंढ लेंगे, जितना पेयर मिलेगा उतना 10 बनेगा, यानी उतना जीरो बनेगा। ठीक है, तो हमें इसमें 2 और 5 ढूंढने हैं, 2 और 5 ढूंढने। देखिए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है 4 गो, यहाँ पे 4 गो 2 है। ठीक है, तो कितना है भाई 4 गो। फिर इस 4 में कितना 2 है, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर की पावर 8 यानी 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 की पावर 16 होगी, 16 2। फिर से 6 में भी मिलेगा 2 गुना 3 और 6 की पावर हो जाएगी 12, क्योंकि सब पे पावर डबल हो रहा है। यहाँ से 12 को 2 मिल गया। उसके बाद फिर 8 में भी मिलेगा, 8 में 3 2 है, उसकी पावर 16 16 3 48, वहां से मिल गया। इस तरह से देखते जाएंगे तो 2 का संख्या बहुत ज्यादा मिलेगा, 8 में भी मिलेगा 2, 10 में भी मिलेगा, 12 में भी मिलेगा, 14 में भी मिलेगा, 16 में भी मिलेगा, 18 में भी मिलेगा, और 16 की सोचिए 20 में भी मिलेगा। 20 की पावर 40 हो जाएगी, यानी 2 वहां से 40 को मिल जाएगा। 16 में तो ऑलरेडी 4 2 है, अब फिर उसकी पावर 32 करेंगे तो 32 गुणा 4 मतलब 100 से अधिक, बहुत ज्यादा, यानी एक ही संख्या में इतना ज्यादा 2 मिल रहा है। आप सोचिए तो बहुत ज्यादा 2 यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब 2 हमें गिनने की जरूरत नहीं है। जरूरत किसको गिनने की है, क्योंकि 2 और 5 का पेयर मिला के 10 बनता है, तो हमें किसको गिनने की जरूरत है 5 को, क्योंकि 2 तो हमारे पास, अगर 2 मान के चलिए 150 हो जाए और 5 आपके पास 100 ही है, तो पेयर कितने बना पाएंगे, केवल 100। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कम संख्या है उसको गिन लेते हैं, 5 को गिन लेते हैं। तो 5 कहाँ कहाँ पे है भाई, सबसे पहले 5 आएगा 5 में, 5 की पावर हो जाएगी 10, यानी 10 को 5 यहाँ मिल गया। फिर 10 में आएगा, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 और इसकी पावर हो जाएगी 20। तो यहाँ से 5 कितने मिल गए, 20 5 मिल गए, 20 5 मिल गए। फिर आ जाएंगे 15 में, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 और पावर हो जाएगी 30। यहाँ से 5 कितने मिले 30, 30 5 यहाँ से मिले। फिर 20 आ जाएगा, 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 गुना 5 लिख दीजिए, 4 गुना 5 और 20 की पावर हो जाएगी 40। तो यहाँ से 40 5 मिल गए और यहाँ से 5 गुना 5 की पावर 50, ठीक, यानी 5 की पावर 100 हो जाएगी, ये 5 का स्क्वायर इंटू 50। ठीक, तो ये हो गया 5 कितना 100, तो 100 को 5 यहाँ से मिल गया, तो 100 को 5 यहाँ से मिल गया, 40 यहाँ से, 30 यहाँ से, 40 30 70 20 90 और 10 100, तो 100 यहाँ और 100 इधर, तो टोटल कितने हो गए 205 मिल गए। और 2 तो हमारे पास 3 400 है, तो कुल मिला के हमारे पास कितने 5 हो गए भाई साहब, 2 और 5 के पेयर 200 हो जाएंगे, यानी 200 जीरो हो जाएंगे। आंसर इसका डी ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2023 अ पर्सन सेव्ड ₹1 on January 2nd 2023 he saved 2 more than that on the previous days. On January 3rd 2023 he saved 2 more than that on the previous day and so on। कहने का मतलब एक व्यक्ति है 2023 में 1 जनवरी को यानी नया साल के दिन उसने सोचा कि हम कुछ सेव करते हैं रुपया, और पहला दिन उसने 1 रुपया सेव किया। पहला दिन कितना 1 जनवरी को, देखिए 1 जनवरी को उसने कितना रुपया सेव करे 1 रुपया। 2 जनवरी को क्या हुआ कि वो सोचा कि कुछ बढ़ाया जाए और 2 2 रुपया करके बढ़ा रहा है, तो 2 जनवरी को उसने 2 रुपया बढ़ा के सेव किया यानी 3 किया। 3 जनवरी को फिर से 2 रुपया बढ़ा दिया यानी 5 रुपया किया। 4 जनवरी को फिर से 7 रुपया किया, यानी 2 2 रुपया करके बढ़ता चला जा रहा है। देखिए यह क्रम आगे जारी रहता है। अब पूछा है कि किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी थी। कहने का मतलब
कि इसको आप बढ़ाते जाइए, कौन सा ऐसा तारीख आएगा जिस दिन उसका टोटल सेविंग एक ऐसा संख्या आएगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और एक परफेक्ट क्यूब भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात परफेक्ट क्यूब सबसे पहले हमें कहां पे मिलता है, एक ऐसा संख्या जो एक परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, वो ढूंढ लेते हैं। तो उसको ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है, किसी भी नंबर का पावर 6 कर दीजिए, तो वो जो आंसर आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होता है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। क्यूब बोल दिया क्या मैंने, नहीं, पावर 6 करना है। जैसे 1 की पावर 6 करेंगे, 1 के कितना भी पावर कर लीजिए वो तो 1 ही रहता है। 2 की पावर 6 करिए, 2 की पावर 6 करेंगे ये होता है 64, और 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 4 चौको 16 चौको 64, और 8 का स्क्वायर 8, 8 ही 64, यानी 64 हमारा वो पहला नंबर मिल गया जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है 8 का और एक परफेक्ट क्यूब भी है 4 का। तो यही 64 हमें किस दिन इसका सेविंग 64 रुपया पूरा हो जाएगा, वही दिन हमारा आंसर है, वही पूछा है किस तारीख के अंत में, है ना। उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी थी, तो भैया किस दिन, है ना। तो अभी इसको जोड़ के देखिए 64 कहां पे आ रहा है, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 और 7 16, 9 7 16, 16, उसके बाद ये 9 करेगा, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, देख लेते हैं। तो 1 3 4 4 5 9 9 7 16, 16 और 9 25, 25 11 36, 36 और 13 49, 49 और 15 64, यही हो गया। तो ये देखिए किस दिन होता है, तो 17 को डिलीट कर देते हैं भाई साहब, ये हो गया 15। किस दिन हुआ ये, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी 8 जनवरी को, 8 जनवरी 2023 को उसके पास जो है बी ऑप्शन में 8 जनवरी 2023 एक ऐसा इतना सेविंग हो जाएगा, वो एक ऐसा नंबर होगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। तो आंसर हो गया 8 जनवरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर, अच्छा ये है क्वेश्चन, देखिए ये है 2 2 2 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 2 2 2, और पूछा है इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 2 से 3 से बट नॉट 37 से, 37 से नहीं, 2 से 3 से है, 37 से नहीं है, फिर यहाँ पे 3 से 37 से बट नॉट 2, 2 से नहीं है, यहाँ पे है नॉट 3, 3 से नहीं है। देखिए एक बात तो सबसे पहले समझ लीजिए, किसी भी नंबर को अगर हम कंटिन्यू 3 बार लिखते हैं, किसी भी नंबर को, जैसे हम 1 1 1 3 बार लिखें, ठीक, तो वो 37 का मल्टीपल होता है भाई साहब। 37 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो ये 111 पाएंगे आप। उसी तरह से 222 लिखिए, ये 37 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 222 मिल जाएगा। 37 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब 37 और 3 का मल्टीपल तो ये दोनों ही है, ठीक। तो 37 और 3 से तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक। तो जहां पर बोल रहा है नॉट 37 या नॉट 3, वो दोनों ऑप्शन कट गए। अब हमें सिर्फ 2 से चेक करना है, ठीक है। तो 2 से चेक करने के लिए एक तरीका, इसको देखिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, तो पहला तरीका क्या है कि 2 से है कि नहीं उसको चेक करते हैं अगर, तो देखिए ये हमारा संख्या क्या है, इवन नंबर, ये हमारा इवन नंबर है और ये हमारा ऑड नंबर है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं है तो अभी मालूम कर लीजिए कि ऑड में चाहे हम इवन को प्लस करें चाहे माइनस करें, हमारा जो आंसर आता है वो एक ऑड नंबर आता है। और ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजल होगा क्या, नहीं होगा। तो नॉट 2 वाला हमारा आंसर है, यानी 2 से डिविजल नहीं होगा, ये गलत है। 3 और 37 से होगा बट नॉट 2, 2 से नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप इसको यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए कैसे, यूनिट डिजिट निकालने का क्या तरीका होता है, यूनिट डिजिट हमें देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखिए। अब यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, देखिए तो हर एक संख्या जितना भी नंबर है सबका साइक्लिसिटी होता है 4। साइक्लिसिटी कहने का मतलब कि किसी भी नंबर पे आप कितना भी पावर चढ़ा लीजिए, हर 4 पावर के बाद उसका यूनिट डिजिट रिपीट करता है, ठीक है। साइक्लिसिटी का सिर्फ इतना मतलब है, हर 4 पावर के बाद रिपीट करता है। जैसे 2 को देख लीजिए, 2 की पावर 1 करेंगे 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 मिलेगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 मिलेगा 6। अब 2 की पावर जैसे ही 5 करेंगे आपके पास 32 मिलेगा, फिर से 2 देखिए रिपीट होने लगा। इस तरह से करके देखेंगे जब आप, तो रिपीट करता हुआ मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब साइक्लिसिटी जो है वो 4 होता है और हर एक संख्या का होता है 4, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी यूनिट डिजिट निकालना होता है तो हम 4 से उसके पावर को डिवाइड कर देते हैं, जो शेष बचता है उसी की पावर मान लेते हैं। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट को देख लीजिए, अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट में हम 2 से भाग देते हैं 4 से,
तो 4 से जैसे ही 33 में भाग देंगे तो 32 पूरा पूरा चला जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 हो गई यानी 2। ठीक, और इधर, अब इधर 3 पे पावर है, इधर भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, 22 को 4 से डिवाइड करेंगे 20 पूरा पूरा चला जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 1 2 हो गया, और 3 की पावर 2 9 हो गया, 9 और 2 को जोड़ेंगे 11, यानी 1 आ गया लास्ट में, तो ये ऑड नंबर हो जाएगा, और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, केवल एक ऑप्शन में लिखा हुआ है बट नॉट 2, तो यहीं से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। तो ये इसको दो दो तरीके से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विथ हनी सो एज टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हनी। देखिए एक दुकानदार है, वो बड़े अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को बेवकूफ बना रहा है। वो क्या कह रहा है, भाई देखो जितना में हम खरीद के लाए उतना में ही तुम्हें दे रहे हैं, फिर भी वो 20% का गेन कर लेता है। बताइए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के आपको समझा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। देखिए, अब मान लेते हैं वो क्या करा, 100 लीटर हनी खरीद के लाया, कितना, 100 लीटर, एक एक रुपए में, एक एक रुपए में खरीद के लाया 100 लीटर हनी, 100 लीटर हनी खरीद के लाया एक एक रुपए में, यानी 100 रुपए में लाया। अब अगर वो उसी कॉस्ट प्राइस में ही, यानी एक एक रुपए में ही बेचेगा और 20% गेन भी कमा लेगा, तो बताइए कितना होना चाहिए हनी, 120 लीटर। तभी तो एक एक रुपए में बेचेगा तो 120 रुपए में बिक जाएगा, तो 20 रुपए इसका फायदा हो गया। 100 पे 20 रुपए का फायदा 20% होता है। 100 पे जितना भी प्रॉफिट वो कितना परसेंट, उतना ही परसेंट है ना। 100 पे जितना प्रॉफिट वो उतना परसेंट। तो कहने का मतलब ये, इसमें सीधा सीधा सवाल है, 20% का प्रॉफिट चाहिए उसको, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेगा वो, 20 लीटर पानी मिला देगा। 20 लीटर पानी जैसे इसमें मिलाएगा तो ये 120 लीटर हो जाएगा, और एक एक रुपए पे ही बेचने पर उसको 120 रुपया बन जाएगा, यानी 20 रुपए का लाभ हो गया, जो कि 20% होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20%। ये बहुत ही तुच्चा क्वेश्चन यूपीएससी ने डाला था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 30। देखिए ये क्वेश्चन है कि 3 की पावर 30, 3 नहीं 30 है, 30 की पावर 30 पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे बहुत बड़ा नंबर आएगा। और चूंकि यहाँ जीरो है, 30 बार जीरो मल्टीप्लाई होगा तो 30 बार जीरो आएगा। इधर जीरो के बाद सबसे राइट मोस्ट डिजिट यही होता है, यहां पर जो नंबर है यही नंबर ये पूछा है। ठीक, अब देखिए आप 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 की पावर 30, इसको जब अलग कर लेते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 30। अब 10 पे जितना भी पावर चढ़ाएंगे उतना जीरो आएगा, यानी ये इसका वैल्यू तो ये है 0 0। हमें इससे जस्ट अगला नंबर पूछा है जहां से डिजिट स्टार्ट होगा। अब इधर यहां तक आएगा, लेकिन हमें सबसे राइट मोस्ट चाहिए, राइट मोस्ट ये वाला है, तो ये वाला डिजिट हमें चाहिए, तो वो यहां से आएगा, यहां से तो सारा जीरो आ जाएगा, यहां से आएगा। अब यहां से जब आएगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, हमें इस डिजिट से मतलब है, ये तो इसका यूनिट डिजिट होगा, तो यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। यूनिट डिजिट निकालने के लिए अभी तुरंत हमने पिछले क्वेश्चन में समझाया था आपको कि इसको 4 से डिवाइड करते हैं। इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे 30 को, तो 28 पूरा पूरा चला जाएगा, 4 सट्टा 28। अब जब 28 चला गया, क्या बचा यहाँ पे 2, तो ये हो गया 3 की पावर 2, यानी 9 हमारा यूनिट डिजिट, यानी ये राइट मोस्ट डिजिट जो आएगा वो 9 आएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ दिस, आंसर इज 9। 9 वो डिजिट है जो सबसे राइट मोस्ट है आफ्टर द जीरो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बात और, अगर किसी को ये समझने के लिए इसका पूरा कैलकुलेशन भी चाहिए तो इसका पीडीएफ पूरा टेलीग्राम पे हूबहू यही पीडीएफ आपको इसी सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए, कोजेंट आईएएस। ठीक है, ये कोजेंट आईएएस का लोगो है जो आप हमारे टी शर्ट पर देख रहे हैं। ठीक, और पीछे टी शर्ट पर कोजेंट आईएएस लिखा हुआ है। तो कोजेंट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके फिर दोबारा समझ सकते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख ले। तो अगला क्वेश्चन है 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1. How many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder 1? कह रहा है कि 421 और 427 दो नंबर है, हमारे पास दो नंबर है, और इन दोनों नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं एक सेम नंबर से, तो हर एक केस में, यानी दोनों केस में एक रिमाइंडर बचता है। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जिससे अगर हम इनको भाग दें तो हर केस में एक रिमाइंडर बचे। तो आइए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है एचसीएफ का हो जाता है। ठीक, 421 और 427 ये दो नंबर है हमारे पास। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कॉमन फैक्टर होता है जिससे इस दोनों में पूरा पूरा भाग लग जाता है,
वही होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। महत्तम मान, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जिससे इस दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाता है। यहाँ पे बोला है एक शेष बचना चाहिए, और एक शेष बच रहा है यानी एक एक्स्ट्रा दे रखा है इसमें, वो एक हम पहले ही घटा लेते हैं, ठीक है। 421 में से एक घटाएंगे, ये 420 मिलेगा और ये 426। अब इसका HCF निकाल लेते हैं। इसका जो HCF होगा दोनों में पूरा पूरा भाग लगा देगा, और HCF निकालने का शॉर्टकट तरीका ये होता है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। जब दोनों का डिफरेंस लेंगे 426 माइनस 420, ये आ जाएगा 6। तो 6 वो नंबर है जिससे इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल नंबर है उसमें जब भाग देंगे, अब बताइए 620 में पूरा पूरा भाग चला जा रहा था, 621 नंबर है तो एक शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। 626 में पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, 627 नंबर है तो एक शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी दोनों केस में बच रहा है एक शेष, ठीक है। अब देखिए, लेकिन वो ये पूछा नहीं, वो पूछा है कि ऐसा कितना संख्या पॉसिबल है, ठीक। तो सबसे हाईएस्ट नंबर तो 6 ही है, ठीक। तो उससे छोटा ही और संख्या होगा, यानी 6 का फैक्टर और होगा जिससे इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 6 के सभी फैक्टर्स को लिख देते हैं। 6 का फैक्टर होता है 1, 2, 3 और 6। 6 का फैक्टर यही सब होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है, ठीक। लेकिन अगर एक बात बताइए, जब 1 से आप भाग दे देंगे तो 1 शेष बचेगा क्या, तब तो पूरा पूरा कट जाएगा। हमें एक शेष बचाना है तो 1 से हम भाग नहीं लगाएंगे, तो हम भाग लगाएंगे 2 से, 3 से और 6 से, यानी 3। हमारे पास 3 ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जिससे इस दोनों संख्या में भाग देने पर एक शेष बचेगा, ऑप्शन 3, सी, यानी 3 आंसर है इसका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैन, ये कैन है, डब्बा, CANE होता है, ई शायद मिसप्रिंट है। अ कैन X कंटेन 399 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड Y कंटेन्स 532 लीटर्स ऑफ डीजल, ठीक है। कह रहा है X एक डब्बा है जिसमें 399 लीटर पेट्रोल है। कितना है, 399 लीटर पेट्रोल है। और हमारे पास एक डब्बा है Y, ये X है, और एक डब्बा है Y जिसमें 532 लीटर डीजल है। इसमें पेट्रोल है और इसमें डीजल है। अब देखिए, कह रहा है दे आर टू बी बॉटल्ड इन द बॉटल्स ऑफ इक्वल साइजेज। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी वाला भी, जो लोग हिंदी माध्यम के, हिंदी वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। 532 लीटर डीजल है, इन्हें समान साइज की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है, यानी सेम साइज का बोतल चाहिए जिसमें हम इनको भर सकते हैं पूरा पूरा, ठीक है। कह रहा ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे भर जाए। हम ऐसा साइज लेंगे बोतल का जिसमें से पेट्रोल और डीजल दोनों पूरी तरीके से भर जाए। ऐसा नहीं है कि हमने 4 बोतल लिया, इधर 4 लिया, मान के चलिए 10 लिया, तो 9 तो पूरे पूरे भर गए और एक में आधे ही रह गए, और वहीं पे हमारा डीजल या पेट्रोल जो भी है वो खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा भरा जाना चाहिए, ऐसा बोला है। तो ऐसा कब होता है, जब हम इन दोनों का HCF ले लेते हैं, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, जैसे मान के लिए 12 है, एक 12 है और एक 8 है, तो 4 लीटर वाला कैन अगर लेंगे, 4 लीटर वाला, तो 8 लीटर भाई, 8 लीटर भी हम दो कैन में भर सकते हैं, 4-4 लीटर। और फिर 12 लीटर दूसरा में है तो उसको भी 4-4-4 करके 3 बार 3 कैन में भर देंगे, है ना, पूरा पूरा भर जाएगा। तो ये 4 जो है ये आएगा कहाँ से, जब 12 और 8 का आप HCF निकालेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 399 लीटर पेट्रोल है और 532 लीटर डीजल है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। जब HCF निकालेंगे आप, तो HCF निकालने का सबसे आसान तरीका पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, क्या करना है भाई, सब डिफरेंस ले लेना। देखिए, तो ये 399 है, 400 मान लेते हैं इसको, तो ये हो गया इधर 32 और इधर 101, 32 और 101, 133, यानी 133 हमारे पास वो संख्या है। यानी अगर हम 133 लीटर वाला कैन लेते हैं तो ये पूरा पूरा फिल हो जाएगा, 1 लीटर या आधा लीटर, एक बूंद भी शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा फिल हो जाएगा। लेकिन ये पूछा नहीं है, ये पूछा है ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल संभव है। तो ये तो पहला पॉसिबिलिटी निकला, सारे पॉसिबिलिटी निकालने हैं। तो मैं अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि भाई पूरा पूरा भाग लग जाने वाला ये संख्या सबसे बड़ा है, तो इससे छोटे इसके और भी फैक्टर्स होंगे जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, है ना। तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए, इसका फैक्टर 1 हो जाएगा, और 133 19 के टेबल में आता है, 19 7 133, तो ये 19 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, और 133 खुद भी अपने आप को डिवाइड करता है। तो हमारे पास ये 4 नंबर ऐसे पॉसिबल है। और कोई डिवाइजर है क्या इसका, और कोई फैक्टर, और कोई फैक्टर नहीं है, ठीक, यही है। तो हमारे पास कहने का मतलब ये 4 ऐसे साइज के बॉटल पॉसिबल हैं, 1, 19, 7 और 133। 19 लीटर वाला भी बॉटल लेंगे तब भी पूरा पूरा आप भर सकते हैं, 1 लीटर वाला लेंगे तब तो भर ही सकते हैं, दोनों का सम निकाल दीजिए, उतना टोटल बॉटल लेना पड़ेगा।
7 लीटर वाला बॉटल ले सकते हैं, तब भी आप पूरा पूरा फिल कर लेंगे, एक बूंद भी शेष नहीं बचेगा आपके पास। और 133 वाला भी, यानी 4 टाइप का बॉटल ऐसा है, ठीक है, पॉसिबल, जिससे आप पूरा पूरा इसको भर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर है इसका 4, यानी 4 ऐसे बॉटल्स के साइजेस पॉसिबल हैं जिससे आप इसको पूरा पूरा फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम s इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए एक सम दे रखा है s इक्वल्स टू, एक सम दे रखा है s इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास सम दे रखा है। अब आगे क्या बोला है, वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ईच लेस देन 10। कह रहा है x y z क्या है, ये अलग अलग प्राइम नंबर है और सारे 10 से छोटे हैं। तो भैया 10 से छोटे कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 से छोटे प्राइम नंबर सभी लिख लेते हैं। 2 है प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, 7 है, यही 4 प्राइम नंबर है जो 10 से छोटे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है, आपको पूछा है कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0। s क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स वाई जेड क्या है, ये प्राइम नंबर है 10 से छोटे, ठीक है। तो क्या यूनिट डिजिट पॉसिबल है इन सबको सम करने पर, देख लेते हैं। x इन्हीं में से कुछ हो सकता है, सबसे पहले हम 2 ले लेते हैं, यानी 4 केस पॉसिबल है इसका। x को 2 ले सकते हैं, y को 3 ले लिया, z को 5 ले लिया, z को 5 ले लिया, तो ये आ गया 5 3 8 2 10, यानी यूनिट डिजिट 0 तो पॉसिबल है, पहला जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अगला हम लोग इसमें ले लेते हैं, x को 3 ले लेते हैं, प्लस y को 5 ले लेते हैं, z को 7 ले लेते हैं, 7 3 10 5 15, 15 आ गया, यूनिट डिजिट 5 भी पॉसिबल है। एक और भी केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, आप बना के देख लेंगे, लेकिन हमारे पास 15 आ गया भाई, 5 यहाँ बोला है, यूनिट डिजिट 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये हो सकता है, ये मिल गया हमें, इसको हमने टिक कर दिया, ठीक है। अब अगला पॉसिबिलिटी क्या है कि जब x क्या हो जाए, 5 हो जाए, x 5 हो जाए, और ये 7 हो जाए, और ये 2 हो जाए, तो 7 2 9 और 5 14, 14 आ गया। ये एक केस और पॉसिबल है जहां पर x क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, और y 2 हो सकता है, और z 3 हो सकता है, तो 7 3 10 2 12, ठीक है, 12, यही 4 केस पॉसिबल है। सब वैल्यू सबको दे दिया हमने, x को 2 3 5 7 सब दे दिया, y को भी 2 3 5 7 डाल दिया, z को भी 2 3 5 7 डाल दिया, यानी कि सबको हमने अलग अलग वैल्यू डाल के चेक कर लिया, सबके सम निकाल करके देख लिया। तो 0 5 तो पॉसिबल है, 9 पॉसिबल नहीं है। द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9 जो है ये हमारा गलत है, तो 2 नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, पूछा है करेक्ट, तो 1 और 3 हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन एक रीजनिंग का है, तो इस तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना, पार्ट्स बना लेते हैं इसके, देखते हैं इसमें कितना नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, 5 5 पर डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, फिर इधर 5 हो गया। देखिए जितना भी नंबर है वो सारा ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमें पता चला यहाँ भी ए है, ठीक। ए के बाद यहाँ बी 2 बार रिपीट हो रहा है, ए बी सी, यहाँ सी 2 बार रिपीट होगा, ए बी सी डी 2 बार रिपीट होगा, यहाँ बी 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ ए 2 बार रिपीट होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी डी। तो कहने का मतलब यहाँ ए होगा, यहाँ भी ए, इधर सी और डी, ए सी डी हमारा आंसर है, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 person P and Q enter into a business. P puts 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. If P's share is 400 more than Q's share out of the total profit of 2,000. अरे देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो व्यक्ति, दो दोस्त थे, वो दोनों दोस्त मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस में ये जो दो दोस्त थे इनका नाम लिख लेते हैं हम लोग, एक है P और दूसरा है Q, एक है P और दूसरा है Q। तो ये दोनों दोस्त एक बिजनेस में एंटर करते हैं, P जो है वो Q से 14,000 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट करता है, P जो है, यानी अगर Q का इन्वेस्टमेंट X है तो P का क्या हो जाएगा, X प्लस 14,000, X प्लस 14,000, ज्यादा हो गया क्या 0,
एक्स प्लस 14,000, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पी जो है 14,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है क्यू से, तो क्यू अगर एक्स करता है तो पी कितना करेगा, एक्स प्लस 14,000 करेगा। ठीक है, अब बोला है कि जो पी है वो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और क्यू जो है वो 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। टोटल प्रॉफिट दोनों का 2,000 है, टोटल प्रॉफिट दोनों का 2,000 है। और एक और बात कि जो क्यू का व्हाट इज द पीज शेयर, और पी का जो शेयर है प्रॉफिट में वो क्यू से 400 रुपए ज्यादा है। टोटल प्रॉफिट तो 2,000 है और उसमें पी का 400 ज्यादा है, तो भाई दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना है, पी प्लस क्यू 2,000 है। टोटल प्रॉफिट कितना है 2,000, यानी पी प्लस क्यू दोनों का 2,000 है। और पी का 400 ज्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 400 आना चाहिए, तो पी माइनस क्यू हो जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा 400। ये दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ऐड करते हैं तो ये q और q कैंसिल हो जाता है, इधर बचता है 2p, 2p इक्वल टू हो जाता है 2400, तो p इक्वल टू हो जाता है 1200। तो p अगर 1200 है 2000 में से तो q हो जाएगा 800। सिंपल, कहने का मतलब p का जो प्रॉफिट है वो 1200 है और q का जो है प्रॉफिट वो 800 है। ठीक, और एक बात देखिए, जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या होता है प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है पी का और क्यू का, और ये टाइम है। ठीक, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आना चाहिए, और इधर हमारे पास प्रॉफिट मौजूद है। ठीक, तो रेशियो में डाल देंगे हम और हमारा आंसर निकल आएगा। ये देखिए, तो पी का प्रॉफिट है, ठीक है, और क्यू का प्रॉफिट दोनों का रेशियो, और इधर पी का और क्यू दोनों का रेशियो निकल आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8x प्लस 14,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 अट्ठा 112, 1,12,000 होता है, 1,12,000 हो गया। और इसका कितना हो गया, रेशियो ले लेते हैं, पी और क्यू का रेशियो 10x, और इधर प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 काट दीजिए, 4 से इसको काटिए 2 बार में, 4 से इसको काटिए 3 बार में, यानी 3/2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x इंटू 2 16x, 16x प्लस 112 गुना 2 करेंगे 224, यानी 2,24,000 इजकल टू 10 इंटू 3 30x। इस 16x को उधर भेजेंगे 14x हो जाएगा, यानी 14x का वैल्यू है 2,24,000। इस 14 से इसको काट लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 14 1 का 14, इधर बच गया 6 2 8, 8 पे 4 84, 14 छक्के 84 और 3 जीरो उतार दीजिए, यानी 16,000। x का वैल्यू कितना है 16,000, और ये x किसका माने थे हम लोग, q का, यानी q जो है 16,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, और p जो है उससे 14,000 ज्यादा करता है, तो यहाँ 16,000 रख के 14,000 और ये जोड़ दीजिए, तो 16,000 और 14,000 30,000 इसका आंसर है। 30,000 इसका p के द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है, तो भाई 30,000 है। ठीक है, x प्लस 14,000। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, रेशियो मेथड, जिसमें हम यूनिट मेथड लगाते हैं। यूनिट मेथड देखिए, हम इसको बताते हैं, यहाँ पे एक फ्रेश पेज हमने ले लिया और यहाँ बताते हैं p और q। देखिए कह रहा है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट चाहिए, p का इन्वेस्टमेंट पूछा है ना, और प्रॉफिट हमें पता है कि प्रॉफिट p का कितना है, प्रॉफिट p और q का 3:2 रेशियो था, ये रेशियो था। और इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट तो पूछा ही है। टाइम कितना है, इसका टाइमिंग है 8 महीने और इसका टाइमिंग है 10 महीने। ठीक, रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, ये 2 से 4 बार में जाएगा और 2 से ये 5 बार में, 4 इंटू 5। ठीक है, और वहाँ हमने डिवाइड करा था, इसको भी डिवाइड करेंगे, रेशियो को डिवाइड करते क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका। 5 दिया 15, ये 15 हो गया पी का इन्वेस्टमेंट, और ये 4 दूनी 8 हो गया क्यू का। ठीक, और क्यू से पी कितना ज्यादा है 14,000, यहाँ कितना ज्यादा है, कितना यूनिट, 8 7 15 7 यूनिट ज्यादा है। तो भाई साहब 7 यूनिट का वैल्यू जब 14,000 है, 14,000, यही क्वेश्चन था, देख लेते हैं, यही क्वेश्चन था, पी का जो है पी एन क्यू एंटर पी पुट्स 14,000 मोर, हाँ यही था 14,000। ठीक है, तो जब 7 यूनिट की वैल्यू 14,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, और पी करता कितना है टोटल 15 यूनिट, 15 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30,000। तो यहाँ से भी आप दूसरा तरीका है, शॉर्टकट मेथड निकाल सकते थे, आंसर हमारा 30,000 आता है। यहाँ से भी आंसर कितना आता है 30,000 आता है, 30,000 जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आ गया क्या,
देखिए 30,000 ऑप्शन ए डिलीट हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीज सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी व्हिच इज 20% लोअर देन आर सैलरी। कहने का मतलब देखिए हमारे पास तीन लोग हैं, पी क्यू और आर। कौन कौन से तीन लोग हैं? पी है, क्यू है और आर है, ठीक। बोला है पी का जितना सैलरी है उससे 20% कम क्यू का है और उससे 20% कम आर का है, ठीक। तो परसेंटेज में सवाल होता है, 100 मानने पर सबसे इजीली सॉल्व हो जाता है। हम लोग 100 मान लेते हैं, आर का सैलरी 100। अगर आर को 100 मान लेते हैं, इससे 20% कम क्यू का है यानी 80 होगा। इसका अगर 100 है तो इससे 20% कम, 100 का 20% कितना होगा? 20। तो 20 घटा दिया हमने, 80। तो 80 इसका इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसका 20% कम पी का सैलरी इससे भी 20% कम है, तो 80 का 20% यहां निकाल लीजिए कोने में। 80 का 20% क्या हो जाएगा? 80 गुणा 20/100, ये दोनों जीरो जीरो खत्म, 8 दूना 16, यानी 16 कम है इससे। तो ये हो गया 16, 80 में से 16 घटाएंगे 64 आ गया। यानी पी का इन्वेस्टमेंट 64 है, क्यू का 80 है, आर का 100 है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन पूछा है बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पीज सैलरी। कहने मतलब कितना परसेंट से ज्यादा है आर का सैलरी पी से। इसको और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में देखिए, कह रहा है पी से कितना परसेंट ज्यादा सैलरी आर का है, ठीक पूछा है। बाय हाउ मच परसेंट इज द आर सैलरी मोर देन पीज सैलरी। आर का सैलरी कितना परसेंट ज्यादा है पी से। तो भाई साहब आर से कितना परसेंट ज्यादा है, सॉरी पी से कितना परसेंट ज्यादा है आर का। पी से कितना ज्यादा है आर, देखिए 64 से 100, 36, 36 ज्यादा है कितना पे, इसी से कंपैरिजन करना है तो इसको नीचे लिख देंगे 64 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट आ जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट आ जाएगा। इसको सबसे पहले काट देते हैं, ये 4 से कट जाएगा 9 बार में, ये 4 से कट जाएगा, 16 चौको 64, 9/16। 16 से इसको काटेंगे, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96। अब बचेगा 4, नहीं लगेगा डेसिमल डाले, 40 हो गया। 16 दूनी 32, 8 बचा फिर 0, 16 85, यानी 6.25। 6.25 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 625 मल्टीप्लाई 9, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हम लोग लास्ट में बिठा देंगे। 9 पंचा 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 हाथ में 2, 6 नम्मे 54 और 2 56, 56.25%। 56.25% ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए जल्दी जल्दी करते हैं। नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4। देखिए मैंने आपको एक नंबर दिया और कहा कि भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, आपने 4 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? गलती से आपने 4 से डिवाइड कर दिया। जब मैं मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, आपने डिवाइड कर दिया, तो आंसर तो बदलेगा। तो वही ये पूछा है कितना परसेंट आंसर बदलेगा, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू मिस्टेक। उस गलती की वजह से कितना परसेंट आंसर में बदलाव आएगा, यही आपसे पूछा है। तो भाई साहब हमने एक नंबर दिया आपको, नंबर यहाँ देने रखा है, एक्स मान लेते हैं। एक्स को हमने कहा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपने क्या कर दिया, एक्स को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखिए यहीं पे हम लोग परसेंट ही सीधा निकाल लेते हैं। एक्स बाय 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.25, 0.25 और ये 4x है, ठीक है। इसको x ही रहने दीजिए अभी। तो अगर हम इसको कितना का चेंज आया देख ले, हम घटा ले इसमें से, यहाँ 4x होना चाहिए था, आपका हो क्या गया 0.25x। तो कितना चेंज हुआ भाई साहब, 4 माइनस 0.25x करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75x। कितना हो जाएगा 3.75x। आना कितना चाहिए था 4x, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज पूछा है तो परसेंटेज निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर देना चाहिए क्योंकि यही आना चाहिए था आपको, लेकिन आपने गलती से भाग कर दिया तो इसी पे चेंज होगा ना। तो इसको हमने डिवाइड में रख दिया, 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये x से x कैंसिल और ये 4 से इसको काट दीजिए 25 बार में। 25 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 के आसपास है, 4 के आसपास 25 चुको 100 होता है, 100 के आसपास इसमें से कौन सा है भाई, ऑप्शन डी 93%। तो 93% है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे यही आएगा क्योंकि 100 ये 4 के आसपास है और 25 को जब भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 के आसपास रिजल्ट आना चाहिए। 93 ही 100 के आसपास है, ये आना चाहिए। आप लोग कैलकुलेट करके एक बार ही चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट्स passed in English and 70% of students passed in हिंदी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एग्जाम में 80% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास करता है
और 70% स्टूडेंट जो है वो हिंदी में पास करता है। एंड 15% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, और 15% स्टूडेंट जो है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल कर जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? हमसे क्या पूछा है? उस स्टूडेंट का परसेंटेज बताओ जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल है। फेल यानी फेल पे ध्यान रखना है हमें। हमें फेल का परसेंटेज पूछा है, यहाँ सब में पास पास दे रखा है। तो एक बात बताइए, किसी एग्जाम में अगर 80% स्टूडेंट पास करता है तो फेल कितना किया होगा? 20%। यानी इंग्लिश में 20% फेल है भाई साहब, और 70% हिंदी में पास है तो फेल कितना किया होगा? 30%। ठीक है। और 15% ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल है। 15% हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल है। इंग्लिश में 20% फेल है, 15% इसमें भी, 15% इसमें भी। तो 15 इसमें से भी घटा दीजिए, यहाँ से बचा 5%, और यहाँ से भी 15% घटा दीजिए, बचा 15%। यानी 15% वो बच्चे हैं जो केवल हिंदी में फेल हैं, 5% वो बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। यानी 5 + 15 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं। वेन एंड डायग्राम भी बना सकते हैं आप इसका। ठीक है, वेन एंड डायग्राम चलिए वो भी बता देता हूँ। ये लीजिए, ये हमारा वेन एंड डायग्राम है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये दोनों सब्जेक्ट का है, यानी 15% दोनों में फेल है। ये इंग्लिश का है और ये हिंदी का है। 15% स्टूडेंट जो है वो दोनों में फेल है। ठीक, इंग्लिश में 80% पास है, यानी 20% फेल है। 15 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचा? 5%। और उसी तरह से हिंदी में, तो हिंदी में 30% ही फेल है, उसमें से 15 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचेगा? 15%। अब केवल एक में देखना है तो देखिए, केवल एक में यहाँ आ रहा है, केवल इंग्लिश में, ये केवल हिंदी में। तो केवल एक में कितना? 15 + 5 20%। 20% इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, A father said to his son n years back, I was as old as you are now. My present age is 4 times of your age n years. देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग इक्वेशन बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, जब भी एज प्रॉब्लम आता है तो इक्वेशन से ही सॉल्व होता है, इक्वेशन बनता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम लोग इक्वेशन बनाते चलते हैं और देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट से भी आंसर निकाल लेते हैं। देखते हैं इसको। एक पिता अपने पुत्र से कहा कि n वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। अगर मान लेते हैं यहाँ पे सन है और यहाँ पे फादर है, और फादर ने अपने बेटे से कहा कि n वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। अगर इसकी वर्तमान आयु x है और इसकी वर्तमान आयु y है तो n वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी? y - n। n वर्ष पहले पिता की आयु हो जाएगी y - n, जो कि सन के वर्तमान आयु के बराबर है। इसको बराबर कर दिया, पहला इक्वेशन। अगला, मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी n वर्ष पहले की आयु की 4 गुना। तो भाई बेटा की n वर्ष पहले क्या हो जाएगा? x - n। और इसका 4 गुना है पिता का वर्तमान आयु जो कि y है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। ठीक, अब एक और स्टेटमेंट इसमें लास्ट में है, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 130 वर्ष है तो उनकी आयु में कितना अंतर है? देखिए, क्वेश्चन ये है कि पिता और पुत्र दोनों का आयु का जो योगफल है वो 130 साल है। यानी x + y क्या है आपके पास? x है, x हमने इसका वर्तमान आयु माना था और y पिता का वर्तमान आयु माना था। x + y = 30, 130, यही दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 वेरिएबल आ गए, किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। हमें x y में यहाँ लास्ट वाला एक इक्वेशन बढ़िया मालूम चल रहा है, दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? n को एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे? n को एलिमिनेट कर देंगे। तो आइए n को एलिमिनेट करते हैं। पहला इक्वेशन में n को एलिमिनेट करना क्या है? n को इधर भेज देते हैं, x को उधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास n = y - x। अब इस n का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4 × x माइनस n के जगह y - x रख दीजिए, y - x, या सीधा सीधा मैं ये इसको y - x है, इसको सीधा सीधा y लिख दीजिए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये = y। ठीक, यही है। अब देखिए ये क्या हो गया? 4x हो गया, नहीं x x दोनों ऐड ही कर दीजिए, तो 2x हो गया, 2x × 4x 8x, 8x - 4y, और इधर से y को इधर ले आइए तो 5y हो जाएगा, माइनस का 5y = 0। तो 8x - 5 यानी x y में हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन इधर दे रखा है, दोनों को सॉल्व करते हैं। ये हो गया 8x - का 5y = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को किसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा इजीली कट जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को चाहे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 8 से, कोई एक बराबर होना चाहिए ताकि कट जाए।
ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 13 पंचा 65 650। ठीक है, अब सॉल्व करिए, अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देते हैं तो ये 5y कैंसिल हो जाएगा, 8 5 13 13x इक्वल टू 650। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 13 पंचा 65 50, यानी x का वैल्यू हमारे पास 50 आ गया। और x हमने किसको माना था, बेटे के एज को। तो बेटा का प्रेजेंट आयु 50 वर्ष है और दोनों का जो सम है 130 साल है और बेटे का 50 है, तो ये 80 होगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 80। तो ये हमारे पास 50 साल का है आज और ये 80 साल का है आज। दोनों का वर्तमान आयु का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर कितना है भाई साहब, 30 साल, 30 वर्ष हमारा आंसर है। ऑप्शन ए में 30 वर्ष दे रखा है, यही आंसर है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, 1 मीट्रिक टन इक्वल्स टू 1000 kg, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अभी अभी हमने गूगल पे चेक किया इसको, ठीक है, आप भी कर लीजिएगा। ये फैक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तीनों ही ऑप्शन दिया हुआ। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलो होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये तीनों ही करेक्ट। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ उसको डिस्कस करेंगे। और ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाइए, कोजेंट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर, और वहां पर हूबहू ऐसा ही, अगर आपको सॉल्यूशन बाद में देखना है तो ऐसा ही आपको मतलब पीडीएफ जो है क्लास का डिस्कस किया हुआ वो उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।